जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों भाग 6 तक के वीडियोज हमने पढ़ लिए। भाग 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण, उन उदाहरणों में जो जो कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूले काम आएंगे मैंने तुम्हें भाग 6 में पहले पढ़ा दिए। तो आशा करता हूँ आप बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो। बच्चों मैथमेटिक्स में यदि आप सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर रहे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और भाग 7 में जो ओरिएंटेशन, जो एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाऊंगा, वही बातें तुम्हारी प्रश्नमाला में तुम्हारे को वापस मिलेगी। फिर प्रश्नमाला के प्रश्न आपसे खुद से बच्चों हो जाएंगे। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है। बुक आपके हाथ में रखें, पेन कॉपी साथ में रखें। जो बात आपको समझ में आ गई उसको हैंड टू हैंड नोट डाउन करें, फिर बिना देखे रफ कॉपी में दोबारा सॉल्यूशन करें, फिर गृह कार्य की कॉपी में उसी तरह से सॉल्यूशन करना है जिस तरह से एग्जाम में तुम्हें विद लैंग्वेज अपनी भाषा में लिखना होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी, बच्चों टाइपिंग मिस्टेक्स को अपने आप भी सही कर लेना, का एमवा पद एन। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे न्यूमेरिकल स्टेप्स को आप लिखते हुए चलो। समांतर श्रेणी का एमवा पद है ना, टी एम, बच्चों एमवा पद एन है, ठीक है। और क्या बोला इसने, तथा एनवा पद एम है। एनवा पद एम है, कंफ्यूज मत हो ना। एमवा पद तो एन बता रहा है और एनवा पद एम बता रहा है। जहां एम और एन बराबर नहीं है तो हमें क्या याद करना है बच्चों, टीपी, पीवा पद याद करना है, ठीक है। यानी कि जो दो इंफॉर्मेशन गिवन है इनकी सहायता से अपन निकालेंगे। तो बच्चों आ जाओ, टीएम बोले तो ए प्लस एम माइनस 1 डी, बोलो हाँ है ना भाई, उसी समांतर श्रेणी की तो बात कर रहे हैं है ना। तो सार्वंतर भी सेम होगा, प्रथम पद भी दोनों में सेम होगा। ये हमारे को दे दिया एन है ना, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे को दे दिया बच्चों एम। और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यानी कि इन दोनों की सहायता से जो भी ए और डी का मान आ रहा होगा वो यहाँ पे रखना पड़ेगा हमारे को, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक काम करो, चाहे सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, चाहे फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखो बच्चों, हम यहाँ पे करते हैं बच्चों सेकंड माइनस फर्स्ट कर लूँ या फर्स्ट माइनस सेकंड करूँ, जो तुम्हारा मन करे। हम करते हैं बच्चों सेकंड माइनस फर्स्ट है ना। तो एम माइनस एन सेकेंड माइनस 1, या अपनी तरफ से लिख लेना बच्चों ये थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। तो एम माइनस एन, ये राइट हैंडेड साइड जो मैंने LHS में लिख लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पहली बात क्लियर है, एम में से एन मैंने घटा दिया, ए में से ए घटाओगे कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो अब बच्चों डी एन है ना, डी एन माइनस डी, बिल्कुल आराम आराम से इसको घटाओगे तो डी एम प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस डी एम, ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का डी, और कुछ थोड़ी बचा, बहुत आसान है ना बच्चों, डी से डी कैंसिल। अब यहाँ पे देखो बच्चों एम माइनस एन, अब यहाँ पर यदि मैं ध्यान से देखना डी कॉमन ले लेता हूँ तो बच्चों क्या बचा, एन माइनस एम। अब ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, लेकिन सर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा आपको बाहर कॉमन है ना, क्योंकि यहाँ पे m माइनस एन और यहाँ पे n माइनस एम है। तो इतने समझदार हो तुम वही, तो d का मान कितना आ गया, माइनस का 1, बोलो हाँ है ना। अब बच्चों d का मान माइनस का 1 आ गया ना, d का मान माइनस का 1 किसी में भी तुम रख दो है ना, ताकि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बिल्कुल देखो बच्चों ढंग से, हमने d का मान रखा, यहाँ पे हम रख रहे हैं ना d की वैल्यू -1, तो a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है, बराबर n। अब ध्यान से देखना बच्चों, a ये माइनस m प्लस 1 बराबर n, तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, m प्लस n माइनस का 1। a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, a और d दोनों का मान यहाँ पे रखो। a का मान बच्चों कितना है हमारे पास, ध्यान से देखना, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 है ना। अच्छा p से तो छेड़खानी हम कर ही नहीं सकते, p माइनस 1, और बच्चों d का मान कितना है, माइनस का 1। अब कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन करने पर जो भी तुम्हारे को आंसर आ रहा होगा आ रहा होगा, क्योंकि a और d हमने एलिमिनेट कर दिया पहले ही। तो ध्यान से देखो, m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई करो माइनस का p और प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल। तो बच्चों टीपी, पीवा पद फाइनल क्या आ गया, m प्लस n माइनस p, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। लेकिन जो जो न्यूमेरिकल स्टेप मैंने लिखी उससे पहले कोई लैंग्वेज मैंने बोली तुम्हें समझाने के लिए, या तुम जब कॉपी में नोट डाउन करोगे तो तुम हर स्टेप को समझ के लिखोगे बच्चों, ऐसा तो नहीं कि तुम टिप टिप के ऐसे लिख लोगे। कोई भी स्टेप बोर्ड पे तुम्हें तभी नोट डाउन करनी है जब वो समझ में आ रही हो। अब समझ में आ गई तो मन में क्या समझ में आया
क्या कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में आया उसको तुम्हें शाब्दिक रूप में एग्जाम में लिखना है, बस यही गणित है। बस बात समझ में आ गई सभी के? आगे बढ़ो, ये सारे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट तुम्हें कॉपी नहीं करना, लैंग्वेज एज इट इज नहीं लेनी, बेसिक फील है कि हमें इस तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, कोई शाब्दिक एरर तो देख लेना। ये सॉल्यूशन तुम्हारा एग्जैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 5। यदि किसी समांतर श्रेणी, है ना, श्रेणी कर लेना इसको, n पदों का योगफल, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो एस एन, भाई प्रश्न ही पूरा बाद में पढ़ेंगे, पहले जितना पढ़ा उसको न्यूमेरिकली अपन लिखें। ये आ गया एन पी, ठीक है, प्लस एन एन माइनस 1 मल्टीप्लाई क्यू बटे 2, यही है ना, है। पी और क्यू अचर है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसका डी हमें ज्ञात करना है बच्चों, तो बहुत आसान है, बिल्कुल चिंता मत करो आप। देखो एस एन हमने एग्जाम्पल अभी किए थे, भाग 6 नंबर वाले वीडियो में तुमने देखा, मैंने एक एक्सप्लेनेशन तुम्हें दी थी। एस एन यदि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है तो डी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उस फॉर्म में तो गिवन है नहीं, तो पहले तुम ये भी कर सकते हो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आगे। तो मैं इसको दोनों तरीके से तुम्हें समझाता हूँ, पहले का प्रॉपर मेथड से देखो तुम, है ना, प्रॉपर डेरिवेशन के साथ देखना बच्चों, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करने जा रहे हैं बालकों, देखो एक बार, n की वैल्यू 1 रखो एक बार, है ना, n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे p प्राप्त होगा, है ना, यहाँ पे 1 रखते हैं तो बच्चों 0, यानी कि सब कुछ 0 हो गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चों S1 बोले तो T1 बराबर P, पहला पद P है ना। अब चलते हैं H2, ध्यान से देखो, n का मान 2 रखो, 2 रखने पे 2P, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, n का मान 2 रखो बच्चों, तो 2 रखोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, केवल q बचा, यहाँ पे n का मान 2 रखोगे तो 2q, बोलो हाँ है ना, बटे 2। इस बात से सहमत हो गए सभी, ये 2 केवल इसके नीचे आएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं ना, तो बच्चों H2 देखो कितना आ रहा है हमारे पास, 2P प्लस Q। अच्छा H2 को हम T1 प्लस T2 लिख सकते हैं ना बच्चों, भाई H2 का मतलब क्या होता है, प्रथम 2 पदों को योगफल, T1 प्लस T2। तो प्यारे बालकों एक बार तो D हम निकालें डायरेक्ट, है ना, तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करेंगे, है ना, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं इससे पहले क्या कर रहा हूं, T1 का मान P, T1 का मान P यहां पे रख रहा हूं मैं ना, तो 2P प्लस Q, T1 की वैल्यू कितनी, P प्लस T2, अब यहां से मेरे पास T2 आ जाएगा, है ना। तो जो T2 मेरे पास कितना आ गया, ध्यान से देखो, T2 निकालना है तो P को उधर रवाना कर दो, तो P प्लस Q बचा केवल, क्योंकि 2P माइनस P बचेगा। अब T2 का मान यहाँ पे रखो, P प्लस Q, और बच्चों T1 की वैल्यू कितनी है, P, P से P कैंसिल, तो बच्चों सारवंतर हमारे पास फाइनल आ गया Q, ये लीजिए, मुबारक हो तुम्हारे को। बात सुन में है क्या, कोई अलग काम थोड़ी किया बच्चों, बहुत आसान है ना, दिखने में अजीब से लगता है, वैसे कुछ भी नहीं है। फिक्स रखो, Sn का मतलब n पदों तक का योगफल, S1 का मतलब पहले पद का योगफल, पहले पद का योगफल और पहला पद एक ही बात होती है। H2 का मतलब पहले 2 पदों का योगफल, T1 प्लस T2। S3 का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। अब दूसरी बात, इसका दूसरा तरीका, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी भाग 6 में, पिछले वीडियो में। देखो बच्चों, मैं सॉल्यूशन उसी भावना से समझाता हूँ कि आप वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से देख रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट वीडियो रैंडमली छठा नंबर वीडियो देख रहे हो, 7वां देख रहे हो, तो आपके समझ में कम आएगा, पल्ले कम पड़ेगी, वो भावनाएं समझ ही नहीं पाओगे तुम, इसलिए सीक्वेंस से देखना ना। मैंने बोला था an स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में हो, Sn किस फॉर्म में हो, an स्क्वायर प्लस बी एन, तो बच्चों d होता है 2a, बोलो हाँ है ना। अब देखो इसी की बात मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा ना, यहाँ पे तुम ले लो, इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं अपन, वो ले लेते हैं एलसीएम, है ना, एलसीएम लेने पे आ गया हमारे पास 2np प्लस एन स्क्वायर क्यू, पूरा मल्टीप्लाई करोगे भाई, है ना, एन स्क्वायर क्यू माइनस एन क्यू बटे 2, बोलो हाँ है ना, है ना। अब इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ सबको, बिल्कुल अलग अलग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको अलग करें तो np, इसको अलग करें तो एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर बटे 2 माइनस एन क्यू बटे 2। अब हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। आपने बोला था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है तो 2a, है ना। अब a से मतलब है q बटा 2, a से मतलब है बच्चों q बटा 2, यानी a से मतलब है एन स्क्वायर का गुणांक, एन स्क्वायर का गुणांक है q बटे 2, और किससे गुणा करना है बच्चों, 2 से, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया q, यही तो था। तुम्हारे जचे से कर लेना,
ये सॉल्यूशन लिखने के लिए तुम्हें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी पिछले वीडियो वाले, चूंकि हम जानते हैं एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, तो सार बनता 2a होता है। अतः फिर ये लिख दो, चाहे तुम्हारा मन करे तो ऐसे लिख दो। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात। बच्चों दो समांतर श्रेणी हमारे पास अलग अलग है ना। अब ए और डी अपन सेम नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। n पदों के योगफल है ना, ये सेम है ना। n पदों के योगफल का अनुपात 3n + 8 बटा 7n + 15 है। तो 12वें पद का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बच्चों, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सर a1, ठीक है। 12वें पद का अनुपात यानी कि 11d बटा a2, ठीक है, 11d2, ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहली बात। बोलो हाँ है ना। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत है ना। आगे बढ़ते हैं जी, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अब देखो n पदों का योगफल, तो पहली का योगफल हम मान लेते हैं, पद तो n है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d1, दूसरा जो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये रेशो बच्चों कितना दिया हुआ है? 3n + 8 बटा 7n + 15। बताओ, मैंने जो क्वेश्चन ने बोला वही तो लिखा, कोई अलग बात थोड़ी लिखी। उसको न्यूमेरिकली हमने लिखी है, गणितीय भाषा में हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो प्यारे बालकों, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि सर ये वाली जनता तो 200% कैंसिल हो गई। कौन सी? ये वाली। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये 3n + 8 7n + 15, यहाँ पे 2a1 है ना, यहाँ पे तो a1 आ रहा है। तो सर इसका मतलब एक काम करें क्या, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, है ना। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो 2a1 + 22d1 बटा 2a2 22। भाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी भावनाओं पे कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो सर यहाँ पे देखो 2a1 भी आ रहा है, 2a2 भी आ रहा है, बस n-1 की जगह 22 आना चाहिए। n-1 की जगह क्या आना चाहिए बच्चों? 22। तो हम देख पा रहे हैं n-1 की जगह 22 आना चाहिए। इसका मतलब n का मान यदि 23 हो जाए, यदि n का मान 23 हो जाए तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमने n का मान क्या ले लिया? 23 है ना। तो यहाँ पे देखो 2a1 + 23 लेते 22d1 बटा 2a2 22d2। अब सर ये दादागिरी कर दिया आपने। अरे क्यों कर दी? दोनों तरफ ले रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? 3 × 23 + 8 7 × 23 + 15। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ से तुम ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लो तो वापस हमारा फाइनल आंसर यही आ गया। इसको कैलकुलेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। आ जाओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। बच्चों 23 को 3 से गुणा करो, है ना। तो पहले 20 को 3 से करो 60, फिर 3 को 3 से करो 9, तो 69, 69 और 8 बच्चों कितना होता है? 77। ठीक है, 69 में 8 जोड़ोगे तो 77। नीचे आ जाओ, 7 को 23 से गुणा करो बच्चों। तो पहले 20 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 140। अब 3 को 7 से गुणा करो 21, 140 में 21 जोड़ दो 161, 161। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा 161 में बच्चों क्या जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे, है ना। तो 161 में 10 जोड़ो 171 और 5 जोड़ दो 176। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब क्या ये क्या कैलकुलेट हो रहा है बच्चों? एक बार देख लेते हैं। बना जाओ, किसका भाग जा रहा है बच्चों? 11 का भाग जा रहा है 7 बार। 11 का भाग इसमें दो, 11 कम 11, 11 छिंग 66, 7 बटा 16। यानी कि हमारा जो रेशो बच्चों प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया? 7:16 इज द राइट आंसर। तो भावनाएं समझ आई नहीं आई? बहुत आसान है ना। और लैंग्वेज इस तरह से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चों सभी के? चलते हैं बच्चों अगले उदाहरण पे। देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आयु, बच्चों शाब्दिक समस्या है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ढंग से पढ़ो एक बार एकाग्रता से। एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आयु 3 लाख रुपए, प्रथम वर्ष में है ना, उसकी आयु 10,000 रुपए प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है। यानी कि हर साल उसका 10,000 का इंक्रीमेंट होता है बच्चों। कब तक होता है? 19 वर्षों तक होता है। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समांतर श्रेणी बन रही है ना, डी का मान दे दिया ना इसने 10,000 रुपए। ध्यान से देखो इधर आओ। प्रथम वर्ष में बच्चों कितनी है? 3 लाख, है ना। ठीक है, अच्छा अब 10,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है
बच्चों हमेशा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10,000 का। तो बच्चों 3 लाख में 10,000 रुपये जोड़ दो तुम, ठीक है। 3 लाख में 10,000 रुपये यदि हम जोड़ते हैं तो 3,10,000 रुपये हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर 10,000 रुपये जोड़ो, 3,20,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करते 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 बच्चों कहाँ तक चला गया, 20 टर्म, 20 पद चलेंगे बच्चों, बोलो हाँ या ना। भाई पहला, अब अगले 19 वर्षों तक बढ़ती है तो हम 20 पदों तक जाएंगे, यानी कि समांतर श्रेणी हमारे पास प्राप्त है बच्चों। इसमें ए का मान है 3 लाख, डी का मान है 10,000, एन का मान है 20। तो इसने क्या बोला, उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आएगा कीजिए। तो बस 20 पदों तक का योगफल निकाल दो। आ जाओ इसी में समझाता हूँ। देखो ए का मान 3 लाख, डी का मान 10,000, एन का मान 20। एस एन बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2 2a, ठीक है। 2a से मतलब 3 लाख का दुगना 6 लाख, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 20, तो 20 में से 1 घटा 19, और डी का मान बच्चों 10,000, ठीक है। अब आ जाओ कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल आ जाओ, ध्यान से देखो। ये आ गया बच्चों हमारे पास, 10,000 को 19 से गुणा करो, 10,000 को 19 से गुणा करो, 1,90,000, 6 लाख में जोड़ो तो 7,90,000 हमारे को प्राप्त होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7,90,000 प्राप्त हुआ, इधर n बटा 2, 20 में 2 का भाग दोगे 10, एक जीरो और लगा दो, खत्म। यानी कि 20 वर्ष के अंत में इतने रुपए प्राप्त करें। डन, बहुत आसान है बच्चों। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, है ना। उदाहरण नंबर 8 क्या करा, ऐसी 6 संख्याएं याद कीजिए जिनको, ऐसी 6 संख्याएं याद करें जिनको 3 और 24 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए, ठीक है। तो 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 और 24 के मध्य 6 समांतर माध्य, यानी कि 6 पद में रखना है ताकि एक समांतर श्रेणी बने, है ना, एक एपी बन जाए। तो जो बहुत आसान है, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें डी चाहिए होता है बच्चों। क्या चाहिए होता है, डी, सार्व अंतर। तो बच्चों इसको हम देखते हैं ना, तो ध्यान से देखो एक बार। ये बच्चों क्या होता है, ए, ये क्या होता है, ए प्लस डी। बच्चों ये क्या होता है, ए प्लस 2d 3d 4d 5d 6d 7d, ये आ गया a प्लस 7d। अब तो कर ही लोगे, समझ गए ना भावनाओं को। a का मान 3 बच्चों यहाँ पे रखो, तो 3 प्लस 7d बराबर 24, 7d बराबर 24 में से 3 कह दो बच्चों 21, और d बराबर बच्चों कितना प्राप्त हो गया, 3। अब जोड़ते जाओ, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, ये प्राप्त हो गया, खत्म। समझ गए भावनाओं को, बहुत आसान है ना। ये सब कुछ उसी तरह से कर रहा है बच्चों ना, 3 9, 9 के बाद 6 12 15 18 21 24, कर लोगे आराम से। तो बच्चों ये सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम पढ़ा है, इनको दोबारा पढ़ो एक बार और, ठीक है। अगली वीडियो में तुम्हारी प्रश्नमाला 9.2 शुरू करेंगे बच्चों। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि कोई भी प्रश्नमाला शुरू करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल ढंग से पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारी ओरिएंटेशन डेवलप हो। तो बच्चों आशा करता हूँ भाग 6 और भाग 7 नंबर का वीडियो आपकी 9.2 प्रश्नमाला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी बालक बालिका ने ढंग से नहीं देखा, दोबारा देख लो, प्रैक्टिस कर लो। वादा करता हूँ 9.2 के प्रश्न आपसे खुद से हो जाएंगे। फिर आप ट्राई करो, कुछ छोटी मोटी एरर आपसे हो जाती है तो आप वीडियो देख के उसको बिल्कुल उसका निवारण करो एंड टू एंड। और यदि आपका आंसर मैच हो भी जाता है तो भी आपको वीडियो देखना है संतुष्टिकरण के लिए। ऑल दी बेस्ट बालकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।